सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। होली की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ दिखी। भीड़ संभालने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं यात्रियों से भी लगातार अपील की जा रही है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक में लोगों की भरमार दिख रही है। खासकर जिन प्लेटफार्मों से होली स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है, वहां ज्यादा भीड़ हो रही है। रेलवे ने प्रत्येक स्टेशन पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया है, जो अलग अलग विभागों जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, कमर्शियल आदि से समन्वय कर स्टेशन पर व्यवस्था बनाए हुए हैं। गुरुवार को आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विभिन्न राज्यों को जाने वाले यात्रियों की भीड़ रही। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली रेलगाड़ियां पूरी तरह भरी हुई नजर। भीड़ के चलते कई ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्री जद्दोजहद करते दिखे। अधिकतर रेलगाड़ियों में आरक्षित बर्थ उपलब्ध नहीं है, जिससे अनारक्षित कोच में भी यात्री भरे नजर आए। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022। राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निकाय चुनाव एमसीडी इलेक्शंस को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो तीनों एमसीडी को एक करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत की है, उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को फिर से एक करना चाहती है। इसको लेकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, इसलिए अभी चुनाव नहीं कराया जाए। दुनिया के अन्य देशों में जहां कोरोना अपना कहर फिर बरपा रहा है, वहीं दिल्ली से कोरोना को लेकर राहत भरी खबरें सामने आई है। मार्च 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के एलएनजेपी में अस्पताल में कोई भी कोरोना का मरीज भर्ती नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने खुद ट्वीट किया, तीसरी लहर के सभी कोरोना मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया और एलएनजेपी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मार्च 2020 के बाद पहली बार अस्पताल में कोरोना का एक भी मरीज भर्ती है। पूरी चिकित्सा बिरादरी को उनकी समर्पित सेवा के लिए सलाम। बता दें कि मध्य दिल्ली में स्थित ब्रिटिश युग के इस अस्पताल में 2000 बिस्तर हैं और कोरोना का पहला मामला सामने आते इसे तुरंत कोविड अस्पताल में बदल दिया गया था। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा के भाई को सरकारी नौकरी मिल गई है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंकित के भाई को शिक्षा विभाग में नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। इससे पहले सरकार ने अंकित के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि भी दी थी। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की क्रूरता से हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया गया था। इस केस में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन भी आरोपी है। जुलाई 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगाइयों का इस्तेमाल मानव हथियार के रूप में किया, जो उसके उकसाने पर किसी की भी हत्या कर सकते थे। दिल्ली दंगे में हुई थी 53 लोगों की मौत। गौरतलब है कि 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक जमकर दंगे हुए थे। इस दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी। इन दंगों में 581 लोग घायल हुए थे। 24 और 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था। इन दंगों के मामले में कुल 755 एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए 3 एसआईटी गठित की थी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कर्नाटक में विरोध के बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में भी पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है। स्पेशल सेल ब्रांच की तरफ से एक पत्र लिख गया है। इस पत्र में ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने को कहा गया है जहां पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। वहां पर खास तौर से महिला पुलिसकर्मी, पीसीआर और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी तैनात करने को कहा गया है। इसके बाद कई इलाकों में सिनेमा थिएटर के आसपास पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्पेशल सेल ब्रांच की तरफ से लिखे पत्र में कहा गया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण के नाम पर पैसा उठाकर निर्माण एजेंसी ने दूसरी परियोजना में लगा दिया। इससे 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद एक्सप्रेसवे का 10 काम भी पूरा नहीं हो सका। इस खुलासे के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मार्च अंत तक कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी, साथ ही बैंक गारंटी जब्त हो सकती है। NHAI ने कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न टेंडर निरस्त कर दिया जाए। हालांकि दबाव के बाद कंपनी ने कुछ हिस्सों में काम शुरू किया है, लेकिन NHAI का मानना है कि ऐसे में परियोजना तय समय पर पूरी करना मुश्किल है। इस बीच दूसरी निर्माण एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया पर मंथन शुरू हो गया है। पहले कोशिश होगी कि टेंडर प्रक्रिया में बाकी कंपनियों को मौका दिया जाए। यदि सहमति नहीं बनी तो नए सिरे से टेंडर किया जाएगा। 65 करोड़ की पहली किस्त जारी होते ही अटका काम। एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण में सड़क निर्माण के लिए निजी कंपनी को जनवरी 2020 में 1350 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी हुआ। कंपनी ने लोनी बॉर्डर से बागपत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक निर्माण भी शुरू किया। NHAI ने 65 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की, लेकिन उसके बाद आगे काम नहीं किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर खालिद मोइन को 1 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मोइन को दिल्ली स्थित एक कंपनी से रिश्वत की लेने के दौरान गिरफ्तार किया गया। मोइन ने गुरुग्राम में चिंटेल्स पैराडाइसो अपार्टमेंट को कथित तौर पर संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया था। इस इमारत का एक हिस्सा हाल में गिर गया था, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। हालांकि प्रोफेसर की गिरफ्तारी इस घटना से संबंधित नहीं है। 5 राज्यों के चुनावों में करारी हार की वेदना झेल रही कांग्रेस पार्टी के सामने अब केरला कांग्रेस की बगावत बड़ी चिंता बनकर उभर रही है। आगामी 31 मार्च को राज्यसभा चुनाव होना है और केरला कांग्रेस की तरफ से इकलौते उम्मीदवार का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। इस बवाल के बीच केरला कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर हो हल्ला इसलिए मचा है क्योंकि एक नाम प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के करीबी कृष्णन श्रीनिवासन का है। कृष्णन केरला के पूर्व सीएम के OSD रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर केरला कांग्रेस सिमलेजू को राज्यसभा भेजना चाहती है। वो यूथ कांग्रेस के नेता हैं। पेगासस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हैरान करने वाला दावा सामने आया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि 4-5 साल पहले पेगासस स्पाईवेयर को विकसित करने वाली साइबर सुरक्षा कंपनी ने राज्य पुलिस से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि उस कंपनी ने इजरायली स्पाईवेयर को सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बेचने की पेशकश की थी, लेकिन जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कंपनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि देश की सुरक्षा के लिए स्पाईवेयर का उपयोग करने के बजाय राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार ने न्यायाधीशों और अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी ने बुधवार को ममता की ओर से किए गए इस दावे का खंडन किया कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने कार्यकाल के दौरान इस स्पाईवेयर को खरीदा था। राज्य सचिवालय में ममता बनर्जी ने कहा उन्होंने NSO पेगासस विकसित करने वाली कंपनी अपना माल बेचने के लिए सभी से संपर्क किया था। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग पर शिवसेना का बयान सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जब बाला साहेब ठाकरे पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया गया था, फिर भी लोग इसे देखने के लिए आए थे। यूपी, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है। यह फिल्म 1990 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर केंद्रित है। संजय राउत ने कहा, फिल्म द कश्मीर फाइल्स को छोड़ दें। जब हमने बाला साहेब ठाकरे पर फिल्म बनाई थी तो हमने इसे टैक्स फ्री नहीं किया था, फिर भी लोग इसे देखने आए थे। उन्होंने कहा, बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र में कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी कोटा रखा था। कश्मीर पंडित शिवसेना को जानते हैं। हर कोई जानता है कि द कश्मीर फाइल्स कैसे बनी, क्यों बनाई गई और इस फिल्म का एजेंडा क्या है। इस फिल्म पर जो राजनीति की जा रही है वह सही नहीं है। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी इन दिनों अंतर्कलह से जूझ रही है। 24 घंटे में दूसरी बार पार्टी का असंतुष्ट खेमा G23 सदस्य फिर बैठक कर रहा है। एक बार फिर ये सभी नेतागण गुलाम नबी आजाद के घर इकट्ठा हुए हैं।
दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने G23 सदस्यों पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी हर कांग्रेसी से बात करने को तैयार है, अगर मंशा सही है तो बात करने में क्या दिक्कत है। कांग्रेस का संतुष्ट खेमा एक बार फिर एक छत के नीचे बैठक कर रहा है। G23 सदस्यों की 24 घंटे में दूसरी बैठक करना पार्टी हाई कमान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। G23 सदस्य डिनर पार्टी के लिए गुलाम नबी आजाद के घर इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले दिन में गुलाम नबी आजाद की सोनिया गांधी से मुलाकात की चर्चाएं थी। माना जा रहा था कि वे सोनिया गांधी के समक्ष G23 सदस्यों का रुख स्पष्ट करेंगे। दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने G23 सदस्यों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी हर कांग्रेसी से बात करने को तैयार हैं, अगर किसी की मंशा सही है तो बात करने में क्या दिक्कत है।